प्रिय विद्यार्थियों, कल तक हमने प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता का मतलब रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी कहलाती है। तो इस पर हम टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में स्टडी करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। देखिए, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, ये देखिए प्रतिरोधकता ताप परिवर्तन करने पर इस प्रकार से बदलती है भाई। कैसे? रो टी इज इक्वल टू रो जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर कितना इंक्रीज करा। रो टी इज इक्वल टू रो जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा, मतलब टी माइनस टी जीरो। टी फाइनल टेम्परेचर, टी जीरो इनिशियल टेम्परेचर, वो इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कितना इंक्रीज कराया। परंतु इसको कन्वर्ट करेंगे डेल्टा टी यहां पर केल्विन पे, कैपिटल टी लिखा है तो केल्विन पे करिएगा। अब रो जीरो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है। टी जीरो प्रारंभिक ताप है, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। टी अंतिम ताप है, फाइनल टेम्परेचर। डेल्टा टी टेम्परेचर में कितना इंक्रीजमेंट किया, और रो टी अंतिम ताप पर रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी ऑन द फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, अल्फा है प्रतिरोध ताप प्रसार गुणांक, इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसको देखिएगा, सबसे पहले हम कंडक्टर्स के लिए आते हैं। कंडक्टर्स के लिए, चालकों के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है भाई। तो इसका मतलब प्रतिरोधकता टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगी। ये देखिए, अल्फा पॉजिटिव है तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स हो गया। अब मिश्र धातुओं पर आइए। मिश्र धातुओं के लिए अल्फा नगण्य होता है। वो देखिए, इसमें कुछ भ्रम मत पालिए। कुछ मिश्र धातुओं का हमने परसों जिक्र करा था। क्या? कांस्टेंटन, मैग्नीन, क्रोमेल, जिनके हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वायर फॉर्म करते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं। टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज ना करें या बहुत कम डिक्रीज ना करें, तब अल्फा में अल्फा क्या होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज करा देंगे, बहुत ज्यादा डिक्रीज करा देंगे, तब अल्फा की वैल्यू तब नेग्लिजिबल नहीं होगी। तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ जाए, थोड़ा बहुत कम हो जाए, तो तब ये मिक्स्ड मटेरियल के वायर्स के लिए, मिक्स मटेरियल्स के लिए अल्फा नेग्लिजिबल होगा। उस स्थिति में, उस कंडीशन पे रेसिस्टिविटी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। अदर मिक्स्ड मटेरियल के वायर्स हैं, उनके लिए अल्फा हम ये नहीं कहेंगे कि नेग्लिजिबल होएगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन होएगा, अल्फा का मान थोड़ा बहुत होएगा, तो रेसिस्टिविटी में भी थोड़ा बहुत चेंज होएगा, परंतु बहुत ज्यादा चेंज नहीं होएगा। आइए, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, सो द रेसिस्टिविटी इज डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका मतलब अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाने पर उनका रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कम होने लगता है भाई। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कुछ बच्चे जो 2, 3, 4 बुक्स का अध्ययन करेंगे तो वो कंफ्यूज होंगे। उससे बचने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है आपको? देखिए, कुछ बुक्स पे ऐसा लिखा होगा, कुछ क्या मैक्सिमम बुक्स पे ऐसा लिखा होगा, रो स्मॉल टी मीन्स टी डिग्री सेल्सियस पे ये रेसिस्टिविटी है, रो टी इज इक्वल टू रो जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू स्मॉल टी, ऐसा लिखा होगा।
और सिमिलरली रेजिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू आर जीरो इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू, ऐसा लिखा होगा भाई, जबकि आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा है रो टी इज इक्वल टू रो जीरो इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। ऐसा लिखा है भाई, हमने भी ऐसा ही पढ़ा, ऐसा ही पढ़ा दिया हमने भी। पर ध्यान रखिए, थोड़ा समझिए, आर टी इज इक्वल टू, आर कैपिटल टी है, इज इक्वल टू आर जीरो इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। इसका और इसका एक ही अर्थ है भाई। यहां टेम्परेचर कितना बढ़ाया, यहां भी ये टी क्या है, टेम्परेचर कितना बढ़ाया, बशर्ते फाइनल जीरो से टी करा तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ टी। देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लें किसी मटेरियल का टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करा देते हैं। चलिए 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करा देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करा देते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं भाई। तो टेम्परेचर में कितना सेल्सियस में इंक्रीजमेंट हुआ, डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल T2 माइनस T1। T2 ये T2 है भाई, ये T1 है। 30 माइनस 0, 1 मिनट, 30 माइनस 0 का मतलब 30 ही हुआ। इसको T कहा है, T, इसको T कहा है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना इंक्रीज हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पाइए, इसको सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो टी जीरो इज इक्वल टू 273 हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, और 30 कर दिया तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 273 प्लस 30 तो 303। अब डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, तब भी कितना आया भाई, 303 माइनस 273 करोगे तो 30 केल्विन। इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस या 30 केल्विन। एक ही बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप इस पे डाउट मत करिएगा, ये और ये एक ही बात है। रो इज इक्वल टू रो टी इज इक्वल टू रो जीरो इंटू 1 प्लस एल्फा स्मॉल टी कहिए, यहां पर सेल्सियस में लिया है। टेम्परेचर टी क्या है, टेम्परेचर सेल्सियस में कितना, यहां कैपिटल डेल्टा टी क्या लिया है भाई, टेम्परेचर केल्विन में कितना इंक्रीज होता है। और मैंने बता दिया कि जितना सेल्सियस में इंक्रीज होता है उतना ही केल्विन में भी इंक्रीज होता है, ये पढ़ चुके हैं। आइए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा अतिचालकता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई अतिचालकता, इसको कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जब उनका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो वो उनका एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। कुछ पदार्थों में ताप के साथ प्रतिरोध का जो रिलेशनशिप आता है, रिलेशन आता है, वो एबनॉर्मल होता है भाई, असामान्य व्यवहार करते हैं। ताप को जब धीरे धीरे कम करते हैं, होता क्या है, अभी हमने पढ़ा कि चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ती है, और ताप घटाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों घटती है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी both are decrease with increasing temperature, नहीं सॉरी, increase with increasing temperature and decrease with decreasing temperature। अच्छा, जब हम कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनका ताप जब हम धीरे धीरे कम करते हैं तो प्रतिरोध भी घटने लगता है, और एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है, एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आती है कि निश्चित सीमा के बाद किसी विशेष नेगेटिव टेम्परेचर पर, किसी विशेष ऋणात्मक ताप पर प्रतिरोध घट करके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
तो वो सुपर कंडक्टर। जब किसी पदार्थ का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध 0 हो जाए तो वो बन जाता है सुपर कंडक्टर। मतलब बिना बाधा के उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है, करंट फ्लो करने लगती है, फ्लो ऑफ चार्ज होने लगता है, वो बन जाते हैं फिर सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर बनाने के लिए वेरी लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है भाई, बहुत ऋणात्मक ताप, -240, -268, -270, -269, ऐसे नेगेटिव टेम्परेचर। और नेगेटिव टेम्परेचर को गेन करना बड़ा कठिन होता है क्योंकि उतना नीचे जाना है। -268 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो इसका मतलब अतिचालकता का मतलब किसी पदार्थ का प्रतिरोध यदि किसी प्रकार से 0 हो जाए तो अतिचालक बन जाएगा, वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सुपर कंडक्टर बनाने के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा उसको क्या कह देंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पर एक दो एग्जाम्पल लिए हैं, 2-3। देखिए, जैसे पारा है, मरकरी, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन का मतलब लगभग -268.8, 268 कन्वर्ट करके देखिए, -268.8 डिग्री सेल्सियस आएगा। इतना लो टेम्परेचर है। ये देखो, इस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। ये टेम्परेचर इधर को एक्स एक्सेस में मैंने टेम्परेचर लिया है, वाई एक्सेस में क्या लिया है? रेजिस्टेंस लिया है। तो 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर इसका, मरकरी का रेजिस्टेंस 0 हो जा रहा है। और जो ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस रैपिडली इंक्रीज करेगा, फिर मैक्सिमम जितना भी उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा होगा उतना हो जाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम का 1.19 केल्विन, और लेड का 7.2 केल्विन, और कैडमियम का 0.56 केल्विन। ये है भाई अतिचालक। देखो, सुपर कंडक्टिविटी पे जो लोग काम करते हैं उसकी अलग ब्रांच है और उस पर शोध हो रहे हैं कि भाई मटेरियल्स को कैसे सुपर कंडक्टर बनाया जाए। जिस दिन नॉर्मल टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर का बनना प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो एनर्जी की एक प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी हम रेजिस्टेंसेज यूज करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज करते हैं, उन सर्किट्स का रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है तो एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस होती है तो लगभग 30 to 40%, कभी कभी तो 50% एनर्जी बेकार चली जाती है। तो वो बेकार नहीं जाएगी, फिर 100% हमने एनर्जी एक सिरे से, एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करी, पूरी 100% एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गई, तो सुपर कंडक्टर का कमाल होगा ये। आइए आगे चलते हैं। अगला 2 टॉपिक हमारे हो गए, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव और सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर थोड़ा सा आपके सिलेबस में बसते नहीं है, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। विद्युत परिपथों में ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति और उस व्यय विद्युत ऊर्जा का मापन, ये 3 चीजें करते हैं भाई। वैसे 10th क्लास में कुछ बच्चों की समझ में ये आया होगा, और जिनकी समझ में नहीं आया वो यहां समझ लीजिएगा। देखिएगा, विद्युत ऊर्जा का मतलब किसी सर्किट में आवेश को प्रवाहित करने के लिए, कौन आवेश को प्रवाहित कौन करता है? सोर्स मतलब जैसे बैटरी सेल हमने पढ़ा था, तो वो क्या करता है? परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए उसको वर्क करना पड़ता है, वर्क डन होता है। मतलब वो जो वर्क डन होता है उसी को उस परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मान लिया हमने एक वायर लिया है भाई, ये भी एक वायर लिया है जिसका रेजिस्टेंस है R, कैपिटल R।
रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया है, पीछे छोटा सा पढ़ा, ओम्स लॉ भी पढ़ा। रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ करंट। करंट के मार्ग में, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, ऐसा एक फैक्टर है, ऐसा एक कारक है जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। बेसिक चीज है। अब हमने एक सेल जिसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है भी, इस परिपथ में इस तार के सिरों पर डाल दिया है, तो ये सर्किट बन गया। इसको कहते हैं सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हुआ ये मान लीजिए। इस पे करंट फ्लो हो रही है आई, बैटरी के धन सिरे से ऐसे निकली, ऐसे फ्लो होने लगी। और इस तार में चार्ज कैरियर कौन होंगे? आवेशवाहक कौन होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे? उल्टा, जिस दिशा में विद्युत धारा बहती है उसका उल्टा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब माना कि कोई वायर है, इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो कराते हैं हम टी सेकेंड्स के लिए। देन चार्ज Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, Q इज इक्वल टू आई टी। फर्स्ट स्टेप हो गया, चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाएगा, तभी तो करंट मिलेगी। नंबर फर्स्ट स्टेप कह दिया। अब चार्ज फ्लो हो रहा है, आवेश को प्रवाहित करना है इस परिपथ में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, होल सर्किट में चार्ज फ्लो करना है। तो आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य W, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है। W इज इक्वल टू V इंटू, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, V इंटू क्यू। V को ऐसा ही रहने, Q इज इक्वल टू आई टी रख दीजिए, तो W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ये सेकेंड स्टेप आ गया, आया। अब ओम्स लॉ लगा दीजिए, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो एक बारी इसमें V का मान वैल्यू पुट कर, V की वैल्यू पुट कर दी, V इज इक्वल टू आई आर करोगे तो दूसरा स्टेप आ जाएगा, ये क्या? आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये थर्ड स्टेप कहा है हमने, आई स्क्वायर आर इंटू टी, या W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। और एक बारी आई इज इक्वल टू V अपॉन आर रख दीजिए, यहां पर V अपॉन आर रखोगे तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, तो कंज्यूम्ड एनर्जी इस इलेक्ट्रिक सर्किट में व्यय विद्युत ऊर्जा, आवेश को प्रवाहित करने में इसने कितना कार्य करा, मतलब उस कार्य को ही उस परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा कहेंगे। W इज इक्वल टू क्या? V इंटू आई इंटू टी, और आई स्क्वायर आर इंटू टी, या V स्क्वायर अपॉन आर इंटू। ये नंबर 13, ये 13वीं चीज आ गई भाई। इससे पहले 12 चीजें पढ़ चुके हैं फार्मूले के रूप में। और व्यय विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी उसको किस में मेजर करेंगे? ऐसा यूनिट उसका होगा जूल, जाउल। अदर यूनिट से होती है इसकी कैलोरी भी। कैलोरी बसल से CGS यूनिट कहते हैं, परंतु यहां पर कैलोरी, एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल आता है भाई। जूल्स लॉ है ये, तो 4 जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 जूल नियरली होता है। तो आप उसको कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अगला टॉपिक, क्या? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ये भी पढ़ा है आपने हमने छोटी क्लासों में ये पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है। क्या भाई? जैसे शक्ति कहते हैं, शक्ति, जैसे एनर्जी कहते हैं, एनर्जी कार्य करने की क्षमता, इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क, वो है एनर्जी। ऐसे ही रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो है पावर। पावर इज इक्वल टू शक्ति बराबर कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो है पावर। तो यहां पर कार्य क्या करना है भाई? किसी सर्किट में एनर्जी को फ्लो कराने के लिए वर्क डन करना है, और वो वर्क डन हमने निकाला, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, और आई स्क्वायर आर इंटू टी, या और V स्क्वायर अपॉन आर इंटू। 3 फॉर्म्स पर आया, V और I के फॉर्म पे ये आ गया, I और R के फॉर्म पे, V और I R के फॉर्म पे ये। अब
ये कब लगाएंगे, ये फार्मूला कब लगाएंगे, ये तो जनरल फार्मूला हो गया। ये आई स्क्वायर आर इंटू टी कब लगाएंगे, भी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी कब लगाएंगे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को पढ़ लेंगे, रेजिस्टेंसेज का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन और मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ऐसा जब हम पढ़ लेंगे सेल्स का और रेजिस्टेंसेज का, तब वहां पर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर, अर्थात विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर कितनी कंज्यूम हो रही है, किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, खर्च हो रही है, उसी को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा बटा समय। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब डब्ल्यू हमने निकाला है V इंटू आई इंटू टी, टी कैंसिल कर दीजिए, तो V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। ये किसी परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति आ गई भाई, इसको नंबर 14 कहेंगे। और इसका यूनिट हुआ जूल पर सेकेंड, उसी को कहते हैं वाट। 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। जूल पर सेकेंड क्या कहलाएगा, वाट। अदर यूनिट्स हैं किलोवाट, किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट, उससे और बड़ा मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। एचपी भी यूज करते हैं हम लोग भाई, बहुत ज्यादा यूज होता है। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, एचपी का मतलब हॉर्स पावर। 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये भी ध्यान रखना। अब एचपी का यूज कहां कहां पर होता है भाई, जैसे मोटर वगैरह होती है ये एचपी में मिलती है भाई। तो ये हो गया, 2 टॉपिक और हो गए हमारे। किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल सिंपल सा है, 2 लाइन का, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी और आई स्क्वायर आर इंटू टी और V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और इलेक्ट्रिक पावर होगी इसमें से TT, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये होता है पावर। अब यहां पर पावर क्या होगी, किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर, किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, पावर। V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। आगे चलते हैं, 4 टॉपिक हो गए। अब प्रश्न ये आता है कि जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते, कहां करते हैं भाई, अपने घरों में, फैक्ट्रियों में, मॉल्स में, बड़े बड़े भवनों में इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन होता है भाई। अब प्रश्न ये आता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, तो उसका यूनिट क्या होगा और फिर उसकी बिलिंग कैसे होएगी। हम अपने घर में बिजली जलाई, हमने फ्रिज चलाया, पंखे चलाए, बल्ब जलाए और गीजर जलाया, हीटर चलाया, फैन चलाए, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, व्यय विद्युत ऊर्जा का मापन। देखिए, जब हम विद्युत ऊर्जा व्यय करते हैं तो ऐसा यूनिट है जूल, यही तो है, जूल है भाई। जूल का मतलब वाट सेकेंड, जूल का मतलब वाट सेकेंड, क्योंकि P इज इक्वल टू W अपॉन टी, P इज इक्वल टू W अपॉन टी, सो W इज इक्वल टू P इंटू टी, W जूल, पावर P वाट, T सेकेंड, वाट सेकेंड जूल एक ही बात हुई। ये तो ऐसा यूनिट है। परंतु जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो उसका मेजरमेंट करते हैं हम किलोवाट आवर पे, किलोवाट घंटे पे। उसी को कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको सिंपल में हम यूनिट बोलते हैं। हमारे बिजली में बिजली वाला आता है, लाइनमैन आता है, हमको बिल दे जाता है, कहता है कि भाई आप बिल चुका देना, ऑफिस में जाके जमा कर देना। कितना बिल आया है, 225 यूनिट आया है भाई। 225 यूनिट का मतलब हुआ 225 किलोवाट आवर। क्या मतलब, उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहले यूनिट किलोवाट आवर क्या है भाई। 1 किलोवाट आवर को देखिए, 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है भाई। अब देखिए, किलोवाट
वाट 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट आवर हुआ कि नहीं। अब 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट इंटू आवर पे 60 इंटू 60 सेकेंड, 3600 सेकेंड हो गया। तो यह आ गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ गया भाई। ठीक हो गया। अब इसी पे हम मापन करते हैं। मापन किस में करेंगे? यूनिट तो हमको मिल गई, चलो 1 किलोवाट आवर का मतलब किलोवाट आवर का मतलब यूनिट में मेजर करेंगे, क्योंकि जूल बहुत छोटा मात्रक होता है। तो इसका मापन हम करेंगे किसमें? किलोवाट आवर या यूनिट में। किसी परिपथ में आप देखिए व्यय विद्युत ऊर्जा W इज इक्वल टू क्या? P इंटू टी, अभी बता रखा है। W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। इन दोनों से देखना, एक तो W इज इक्वल टू P इंटू टी और दूसरा W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू। तो P के बदले VI है, मतलब P वाट इंटू टी आवर। वाट को किलोवाट में बदल दोगे और टाइम को सेकंड के बदले घंटे में ले लोगे, तो क्या आ जाएगा? वही किलोवाट आवर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, W इज इक्वल टू V वोल्ट इंटू आई एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर वॉट होता है भाई। V वोल्ट इंटू आई एम्पियर वॉट हो गया। वॉट को किलोवाट में बदलोगे अपॉन 1000 इंटू टी आवर। एक तो ये फार्मूला याद रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। और W इज इक्वल टू P इंटू टी आया है। P वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 लाइन का है केवल है। P वाट को किलोवाट में करा तो अपॉन 1000 इंटू टी आवर। ये भी यही यूनिट हुआ, ये 15 नंबर हो गया। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेजरमेंट हम यूनिट में करेंगे। कैसे करेंगे भाई? W इज इक्वल टू V वोल्ट इंटू आई एम्पियर इंटू टी आवर अपॉन 1000, वो यूनिट बन जाएगा भाई। या P वाट इंटू टी आवर अपॉन 1000, वो यूनिट बन जाएगा। ऐसे यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक एग्जाम्पल भी लेकर के समझते हैं। मान लें एक बालक है, एक स्टूडेंट है, उसके घर में 100 वाट के 5 बल्ब, अब तो वाट 100 में नहीं, अब तो ये एलईडी चलने लग गए भाई। चलिए हम कुछ समय पहले चले जाते हैं, मतलब पीछे चले जाते हैं, जब हम 100 वाट 60 वाट 40 वाट के बल्ब जलाते थे। कांच के बल्ब होते थे 10-11 रुपये के, वहां चले गए। एक घर में 100 वाट के 5 बल्ब चल रहे हैं भाई, 6 घंटा प्रतिदिन। और एक टेलीविजन, कलर टेलीविजन है लगभग 50 वाट का, ये 5 घंटा प्रतिदिन। और 2 फैन हैं लगभग, चलो 40 वाट मान लीजिए, ये 10 घंटे रोज चलते हैं भाई। पंखे इतने वाट के होते नहीं है, थोड़ा कम होते हैं भाई। चलिए हमने एग्जाम्पल लिया है। और 40 वाट का फ्रिज है, 24 घंटा चलता है भाई, रोज चलता है वो तो 24 आवर्स ऑन रहता है। तो आपको ज्ञात करना है कि एक दिन में कितना बिजली खर्च होएगा। यदि 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपया 75 पैसा है तो 1 महीने में कितना बिल चुकाना पड़ेगा। ये 2 चीजें आपको बतानी है। अब देखिए इसको कर लेते हैं भाई, समझ लीजिए। हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को अपने घर का खर्च निकालना है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप एक दिन में कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं, तो आप एनर्जी को सेव कैसे करेंगे उसको भी सीख लीजिए, खर्च निकालना भी सीख लीजिए। 1 महीने में आपका कितना बिल आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लेना। अब देखिए 100 वाट के 5 बल्ब जल रहे हैं भाई, कितना जल रहे हैं? 6 घंटा रोज। तो बल्बों द्वारा खर्च, 100 वाट के बल्बों द्वारा खर्च हो जाएगा। बल्बों की संख्या पहले एक बल्ब के द्वारा निकाल लीजिए, चलिए फिर करेंगे बल्बों की। एक बल्ब P वाट 100 इंटू टी आवर 6 अपॉन 1000, एक बल्ब हुआ इंटू 5 कर दीजिए, तो ये 6×5 = 30, 3 यूनिट आ गया भाई। टीवी द्वारा खर्च निकाल लीजिए। टीवी 50 वाट का हमने माना है और 5 आवर पर डे चलता है, और एक ही टेलीविजन है। एक ही टेलीविजन की संख्या 1 वाट हो गया 50, आवर हो गया 5 अपॉन 1000। वाट को किलोवाट में बदला
तो ये 0.25 यूनिट हो गया भाई। पंखों द्वारा खर्च देखिए, फैन है 2, एक फैन 40 वाट का है, 10 घंटे चल रहा है अपॉन 1000, तो 4 दूना 8, ये 0.8 यूनिट आ गया। अब फ्रिज द्वारा खर्च भी निकाल लीजिए। फ्रिज द्वारा कितना भाई, फ्रिज एक ही है, संख्या है 1। फ्रिज है आपका कितने वाट का हमने माना है, 40 वाट का माना है भाई, और लगभग होता भी इतना ही है। 40 वाट गुणा आवर 24 अपॉन 1000। वैसे जो अच्छा फ्रिज होता है, जो 4 स्टार 5 स्टार के फ्रिज होते हैं, वो लगभग एक दिन में 24 घंटे में, मतलब लगभग 1 यूनिट खर्च करते हैं भाई। 2 स्टार 3 स्टार वो थोड़ा ज्यादा खर्च, स्टार मीन्स रेटिंग होती है। अच्छा चलिए, ये आ गया कितना, 4 चक्को 16, 4 दूना 8, तो ये 0.960 यूनिट, ये कंजम्पशन हो गया। अरे 4 चक्को 16, 4 दूना 8, एक है 9 अपॉन 1000 है, तो ये इतना आ गया। अब टोटल खर्च, एक दिन का टोटल खर्च, कुल खर्च एक दिन में व्यय ऊर्जा, ये निकाल दीजिए भाई, कितनी जोड़ दीजिए। 3 यूनिट करी आपने बल्बों ने, सबसे ज्यादा कर रहे हैं देखिए, और टीवी 0.25 यूनिट, पंखे 0.8 यूनिट, फ्रिज लगभग 1 यूनिट 0.96, सबको ऐड कर दिया तो ये आ गया कितना 5, अच्छा 5 नहीं, ये हो गया 6 5 11, 9 1 10, 8 18, 2 20, हासिल 2 5.0 यूनिट, लगभग 5 यूनिट खर्च हो गया भाई। एक दिन का खर्च हो गया 5 यूनिट, मान लीजिए 5 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। अब ये तो पहला भाग आ गया, पहली चीज। चलिए ए था ये हमारे क्वेश्चन में, नंबर ए, एक दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा ए कर दीजिए, और यदि 1 यूनिट का मूल्य जो है 2 रुपया 75 पैसा हो तो 1 महीने का खर्च भी निकालना है आपको, निकाल दीजिए 1 महीने का खर्च। नंबर बी, 1 महीने में खर्च, 1 माह में व्यय ऊर्जा निकाल दीजिए। व्यय ऊर्जा कितनी निकालोगे भाई, 1 माह लगभग 30 दिन का माना जाता है, कभी 31 भी जाता है, कभी 30 जाता है, फरवरी 28 जाता है, कभी फरवरी 4 साल बाद 29 भी जाता है, परंतु आप लगभग 30 दिन मानिए। तो 1 दिन का खर्च है 5 यूनिट, तो 30 दिन का, अरे इसको 5 यूनिट 5.01 को 5 कर लीजिए, लगभग 150 यूनिट आ गया भाई। अब बिल का मूल्य, बिजली के बिल का मूल्य, कितना बिल भुगतान करना पड़ेगा भाई। 1 यूनिट का मूल्य है 2.75 रुपया, तो 150 का इंटू 150 कर दीजिए, आ जाएगा है। अच्छा 15 पंचे 75, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112, 15 दूना 30, 30 और 11 41, ये आ गया भाई कितना 412 रुपया। RS 412 and 50 पैसे, इतना बिल आ गया। अब इस कंजम्पशन को आप कम कैसे कर सकते हैं, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर दें। देखो यदि 100 वाट के बल्बों के बदले अब CFL LED ये चले हैं भाई, LED चले हैं ना, अब तो लाइट इमिटिंग डायोड कहलाते हो LED, 100 वाट के बदले यदि हम 9 वाट कर दें, सुनना जरा ध्यान से, 100 वाट के बदले 9 वाट कर दें। देखो ये बल्ब एक दिन में 3 यूनिट खर्च कर रहे हैं भाई, यदि 9 वाट ले लें तब बल्बों का खर्च देखना, यहीं पर बता रहा हूं बल्बों का खर्च। बल्ब है 5 वाट, ले लिया 9 और घंटे 6 बटा 1000, 5 6 30 और 9 27.27 यूनिट
0.3 यूनिट आ गया भाई। अरे 0.27 का मतलब 0.3 यूनिट। कहां 3 यूनिट, 3 यूनिट से घट के 0.3 यूनिट में आ गया। 1/10 नहीं हो गया क्या? 1/10 पोर्शन, मतलब आपकी 90% एनर्जी लगभग बच गई भाई, नहीं बची। अब देखो पहले कितना खर्च आ रहा था, 5.01 यूनिट। अब इसमें से 2.27 यूनिट कम कर दीजिए, लगभग 3 ही यूनिट कम कर दीजिए तो 2 ही यूनिट बचा भाई। अब 2 यूनिट बचा तो 30 दूर 60 यूनिट खर्च हुई, लगभग 60 यूनिट खर्च हुई। 60 यूनिट खर्च हुई तो 60 कितना पैसा बच गया भाई? ये 60 गुणा 2.7, 5 इंटू 60 करोगे तो 6 सत्ते 42, 6 दूना 12 4 16, 162 रुपया। मतलब लगभग 150, कहां 400 450 रुपया आ रहा था। अब आपने बल्ब 100 वाट के बदले आपने 9 वाट के प्रयुक्त करने शुरू कर दिए तो आपका बिल घट करके 150 आ गया। तो कितने की बचत होगी? अरे लगभग 250 की ही मान लो यार। तो एक साल में कितने, जब एक महीने में 250 की बचत हो रही है तो एक साल में कितने की? 2500 की बचत हो जाएगी। इसीलिए तो सेव एनर्जी कह रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट जब इनिशियली फर्स्ट 5 ईयर्स में मोदी गवर्नमेंट ने एक प्लान चलाया। क्या प्लान चलाया भाई? आप एलईडी का यूज करिए, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी एलईडी बल्ब बिके। अब आज आप हर घर में चले जाइए तो हर घर में एलईडी का उपयोग होता है भाई। कांच के बल्ब तो अब बहुत ही कम यूज हो रहे हैं। जो सिंपल बल्ब होते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, उनका यूज करना लोगों ने बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि एलईडी क्या करता है, लगभग 80 to 90% इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। चलिए अगला टॉपिक। तो आप अपने घरों का खर्च निकाल लीजिए कि आप एक दिन में आपके घर में कितना कितना खर्च होता है। उस खर्च को आप कैसे कम कर सकते हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं भाई। अगला टॉपिक है हमारा क्या, कार्बन रेजिस्टेंस। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए भाई, कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं। पहले तो प्रतिरोध होते क्या है। हमने जब पीछे प्रतिरोध पढ़ा था, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव पढ़ा था, तो हमने मिक्स्ड मटेरियल के वायर बनाए थे। वायर, आप रेजिस्टेंस कॉयल जब कभी देखें, किसमें, जो रेजिस्टेंस बॉक्सेज होते हैं उनमें रेजिस्टेंस कॉयल लगी रहती है, तो पतले पतले तारों को कई राउंड्स पे लपेट करके कॉयल बनाई जाती है जो रेजिस्टेंस होता है। परंतु ये मेटेलिक रेजिस्टेंस हैं, ये तार के बनाए जाते हैं। इन तारों को खींचने में खर्च आता है, ये महंगे होते हैं और कॉयल स्पेस ज्यादा घेरते हैं, इसलिए गोल गोल कॉयल के रूप में मोड़ने पड़ते हैं, महंगे भी बैठते हैं और इनकी लाइफ भी बहुत कम होती है। इतनी दिक्कतें हैं भाई मेटेलिक रेजिस्टेंस से। जो धातुओं के तार खींच करके हम प्रतिरोध बनाते हैं उनके साथ ये दिक्कत है, और बहुत बड़े प्रतिरोध इससे प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है। अब कार्बन की क्या विशेषता है भाई? कार्बन की यह विशेषता है कि कार्बन एक तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और आसानी से उपलब्ध होने के साथ साथ ये सस्ता भी है। इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ये जगह बहुत कम घेरता है, स्पेस नहीं घेरता है, बहुत सस्ता होता है, इसकी लाइफ असीमित है, इनफाइनाइट मानी जा सकती है वैसे, ठीक है, मतलब जल्दी खराब नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता और एक है कि इन कार्बन की सहायता से हम बहुत कम से लेकर के अति उच्च ओम तक के प्रतिरोधों को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कुछ ओम से लेकर के
कुछ मेगा ओम तक, मतलब 100 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस हम कार्बन रेजिस्टेंस से प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेषता है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में हमको क्या चाहिए भाई? बहुत कम से लेकर के अति उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। ये प्रतिरोध किलो मेगा ओम के क्रम में हो सकते हैं। इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, तो ये रेजिस्टेंस हमको कार्बन से मिल सकते हैं, कार्बन के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब बनाते कैसे हैं? कार्बन प्रतिरोध हमने थोड़ा सा यहां पर जिक्र करा है। कार्बन रेजिस्टेंस को कलर कोडिंग की सहायता से निकालते हैं भाई। कितने ओम का, कितने मेगा ओम का, कितने किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है, उसको कलर कोड की सहायता से पहचानते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो हम कार्बन के क्यों प्रतिरोध बनाएंगे? उसका कारण यह है कि कार्बन के द्वारा कुछ ओम से लगभग 100 ओम मेगा ओम तक के प्रतिरोध कमरे के ताप पर बनाए जा सकते हैं। इनका आकार सूक्ष्म होता है, ये सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, इनकी लाइफ अधिक होती है, बहुत ज्यादा असीमित होती है भाई। इसलिए हम कार्बन के प्रतिरोधों को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में यूज करते हैं। कार्बन प्रतिरोधों को आप देखेंगे तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, छोटे छोटे रेडियो में, टेलीविजन में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको छोटे छोटे बेलन, गोल गोल बेलन टाइप के, उनमें धारियां धारियां बनी होंगी, वो है कार्बन रेजिस्टेंस। अब इस कार्बन रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए हम वर्ण क्रम का प्रयोग करते हैं भाई। थोड़ा सा समझ लीजिएगा वर्ण क्रम क्या है। वर्ण क्रम का मतलब, मैंने यहां पर 4 खाने बना रखे हैं, 4 ऐसे खाने बना रखे हैं। एक में तो मैंने लिखा हुआ है रंग, कलर, एक में अंक, नंबर दिया हुआ है, और तीसरे वाले में मल्टीपल दिया है, गुणांक, और चौथे वाले में सहनशीलता लिखी हुई है, टॉलरेंस। समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इसको। मैंने कलर में, कलर का क्रम क्या होता है? ऐसा होता है भाई कलर का, BBROYGBVGW। इसको याद करना थोड़ा कठिन है। क्या है भाई? कितने हैं ये देखिए, तो इनको गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रम है। इनको 0 से शुरू करेंगे, 0 से 9 तक के अंकों को इनको यूज करेंगे। BBROY रॉय, GBVGW, ये 10 रंग है, 10। इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान से वर्ड यूज करे हैं हमने, सेंटेंस बना रखा है। बीबी एक नाम मान लीजिए, बीबी। रॉय उपनाम हो गया। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी 2 हो गए, ROY 2 3 2 5 हो गए, ग्रेट 6, ब्रिटेन 7, वेरी 8, गुड 9, वाइफ 10 अंक यूज हो गए। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। ये तो ऐसे याद कर सकते हो, या दूसरा ऐसे ही याद कर सकते हो। बीबी, पहले बी को ब्लैक कहिए, दूसरे बी को ब्राउन। ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट। ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। ये सब यूज होंगे। ब्लैक ब्राउन सब कैपिटल्स में लिखा हुआ है मैंने। ब्लैक ब्राउन रॉड्स, ऑफ को छोड़ दीजिए, ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन भी यूज होगा W, गिवन सिल्वर कलर। ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब सुनिए फिर, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। ये सिंपल सा है। बीबी रॉय ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ।
आसान हो गया। अब नंबरिंग से पहले इनका नाम देखिए। पहले बी को ब्लैक कलर होता है, पहला बी, दूसरा बी ब्राउन होता है, फिर आर रेड, और ऑरेंज, वाई येलो। देखो यहां दिक्कत है बी में, बी 3 है, 1 2 3। पहले बी को ब्लैक, दूसरे बी को ब्राउन और थर्ड बी को ब्लू। और जी 2 है, देखना ये जी 2 है, 1 जी और 2 जी। पहले जी को ग्रीन कहना, दूसरे जी को ग्रे कहना, औरों पे तो कोई दिक्कत है नहीं। बीबी रॉय ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ, इसको ऐसे पहले बी को ब्लैक, दूसरे बी को ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। कितने रंग हो गए? 10। नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? 1 से नहीं करोगे, 0 से करोगे। अब अंकों में आ जाओगे। पहले बी को आप 0 नंबर दोगे, ब्लैक को, ब्राउन को 1 अंक दोगे, रेड को 2 दोगे, ऑरेंज को 3 दोगे, येलो को 4 दोगे, ग्रीन को 5 दोगे, ब्लू को 6 दोगे, वायलेट को 7 दोगे, ग्रे को 8 दोगे और व्हाइट को दोगे 9। 0 से 9 तक कुल 10 अंक हो गए। अच्छा, अभी नीचे टॉलरेंस में मैंने गोल्डन, सिल्वर और नो कलर लिखा हुआ है। गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर। ये 10 तो ये थे, 3 ये हो गए। गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। गोल्डन का टॉलरेंस होता है 5%, सिल्वर का होता है 10%, नो कलर का होता है 20%। अभी टॉलरेंस भी छोड़िए। अच्छा, कलर के बाद, रंग देने के बाद अंक दे दिए इनको। अब इनको क्या दे दें? 10 के मल्टीपल दे दें, गुणांक दे दें। तो पहले बी को 10 की घात 0, दूसरे बी को 10 की घात 1, ऐसे चलते चलते 10 की घात 9। और टॉलरेंस, सहनशीलता, इनकी कोई सहनशीलता नहीं होती। सहनशीलता केवल गोल्डन, सिल्वर और नो कलर वाले की। देखना, गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर वाले की। गोल्डन की सहनशीलता 5 होती है और सिल्वर की 10 होती है, 10%, और नो कलर की 20%। बस ये कार्बन रेजिस्टेंस हो गए। अब ये कारण हमने भाई रंग भी दिए, अंक भी दिए और मल्टीपल भी दिए और टॉलरेंस भी दी। तो समझ में क्या आया? कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया तो एग्जाम्पल उठाते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल एक्चुअली आपके बुक के उठा रखे हैं। एनसीईआरटी बुक में जब आप कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ोगे, 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में इनिशियली जहां पर कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ रहे होंगे आप, वहीं पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं। उन एग्जाम्पल्स को समझ के आप करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कार्बन रेजिस्टेंस है, इसमें 4 पट्टियां हैं, 1 2 3 4। वर्णक्रम देखना। पहला पट्टी है रेड, दूसरी पट्टी भी रेड, तीसरी पट्टी भी रेड और चौथी पट्टी सिल्वर। तो कितना रेजिस्टेंस है ये निकालना है आपको। रेड 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 और चौथी क्या है? जब ऐसे होता है, किसी कार्बन रेजिस्टेंस को आपको पहचानना होता है कि ये कितने ओम का है। ये है 2200 ओम का है भाई। कैसे 2200 ओम आएगा? और इसकी सहनशीलता 10%। कैसे ऐसा हमने लिख दिया, समझना। आइए हम कलर कोडिंग में जाएंगे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन याद कर लोगे और उसके 0 से नंबरिंग 9 तक दे दोगे और 10 के मल्टीपल 10 की पावर 0 से 10 की पावर 9 तक दे दोगे। रेड देखना, रेड का नंबर है 2 और मल्टीपल है 10 की पावर 2। नंबर 2 है तो मल्टीपल भी 10 की पावर 2 आएगी। अब देखना, यहां आ जाइए। पहले रेड को, पहली लाइन को, पहले कलर रिंग को क्या दोगे? नंबर। क्या नंबर है? 2। दूसरे को भी क्या दोगे? नंबर। नंबर क्या है रेड का? फिर वही 2। और तीसरी क्या दोगे? 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल 10 की पावर 2। कितनी पट्टियां होगी? 1 2 3 पट्टियां होगी, 1 2 3।
पहले का नंबर, दूसरे का नंबर, तीसरे का 10 की मल्टीपल और चौथे का क्या दोगे? सहनशीलता। सहनशीलता सिल्वर की कितनी है? 10% लिखा हुआ है ना। सहनशीलता कितनी है सिल्वर की? लास्ट पट्टी 10%। 10% इतना ओम आ गया भाई, इतना ओम प्लस इसकी सहनशीलता कितनी होगी? 10%, इसलिए लिखा है। मतलब इसका रेजिस्टेंस हो गया 2 इतना ओम, मतलब 2200 ओम का है। ऐसे ही आपकी बुक में एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया है, इसका निकाल दीजिए। 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी। मैक्सिमम कार्बन रेजिस्टेंस पे 4 ही पट्टियां होंगी, परंतु जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो आप क्या करोगे? आप अभी बताता हूं। देखिए, पहली पट्टी येलो, दूसरी वॉयलेट, पहली येलो, दूसरी वॉयलेट और तीसरी ब्राउन और चौथी गोल्डन। GOLDEN लिखा हुआ है। आइए, पहले का नंबर, दूसरे का नंबर, तीसरे का 10 की मल्टीपल और चौथे का क्या देंगे? सहनशीलता। यही तो देंगे। देखिए, येलो का नंबर देखिए, येलो का नंबर 4, येलो का नंबर 4, वॉयलेट का नंबर 7। तो पहले का नंबर दिया हमने 4, दूसरे का नंबर 7 और तीसरे का मल्टीपल बी ब्राउन है, बी ब्राउन 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 प्लस सहनशीलता गोल्डन की प्लस माइनस करना, गोल्डन की है 5%। तो ये आ गया 470 ओम आ गया, प्लस माइनस 5% इसकी सहनशीलता होगी। कार्बन रेजिस्टेंस हो गया भाई। यदि सपोज आपके पास 5 पट्टियां होती, चलिए एक और ले लेते हैं। यदि आपके पास 5 पट्टियां होती भाई, माना कोई कार्बन रेजिस्टेंस होता है, 5 पट्टियां होती आपकी, 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी, 5 पट्टी। मैं नो कलर लिख देता हूं, नो, लास्ट को नो कलर। पहली रेड, दूसरी ग्रीन, ये ग्रीन है, ग्रीन GREEN। चौथी चलिए येलो, और ये नहीं, तीसरी येलो, चौथी माना हम कह देते हैं, चलिए ब्लू कह दें, ब्लू, BLUE, ब्लू, और 5वीं नो कलर। अब क्या करोगे? देखो, पहले का नंबर दोगे, दूसरे का नंबर दोगे, तीसरे का नंबर दोगे, चौथे का 10 का मल्टीपल दोगे और लास्ट वाले का टॉलरेंस दोगे। आपकी बात समझ में आ रही है? लास्ट वाला टॉलरेंस, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद जितने भी पट्टियां बचेंगी उनका नंबरिंग कर दोगे। तो पहले रेड का नंबर, ये देखिए, रेड का नंबर 2, ग्रीन का नंबर 5, येलो का नंबर 4, ब्लू का नंबर, ये ब्लू का नंबर 6, 10 की पावर 6 मेगा ओम में आ गया भाई, 10 की पावर 6 ओम आ गया, 254 मेगा ओम आ गया। ये 254 गुणा 10 की घात 6 प्लस माइनस टॉलरेंस, नो कलर की टॉलरेंस है 20%, नो कलर की टॉलरेंस है 20%। कार्बन रेजिस्टेंस सबकी समझ में आ जाने चाहिए, बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो कैसे कार्बन रेजिस्टेंसेस को आप यूज करेंगे? अब हम अगले लेक्चर में आएंगे भाई। अगला लेक्चर, आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक समरी कर लेते हैं। देखिएगा, आज हमने इतनी चीजें पढ़ दी भाई। क्या पढ़ी? आज हमने नंबर 1 रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा। दूसरी चीज पढ़ी हमने सुपर कंडक्टिविटी, सुपर तीसरा इलेक्ट्रिक पावर पढ़ी, नहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी, और चौथी पढ़ी हमने इलेक्ट्रिक पावर, और 5वीं चीज पढ़ी हमने मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? मेजरमेंट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी।
इलेक्ट्रिक एनर्जी और किलोवाट आवर निकाला, मतलब इलेक्ट्रिक पावर निकाला, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाली, सुपर कंडक्टिविटी पढ़ा, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर क्या, टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ा, मेजरमेंट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ी, और छठी चीज पढ़ी। 6 चीजें आज पढ़ी हमने। कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन, और ये सब के सब महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई। छोटी छोटी चीजें हैं परंतु महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज के लिए इतना ही। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, समझ के पढ़िए, और नेक्स्ट जो आगे कल के लिए हमारा जो टॉपिक आएगा, कल हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम और व्हीटस्टोन ब्रिज। ये 4 चीजें पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के लिए। फिर हम आएंगे सेल बैटरी पे। थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें हमने जानकारी ली थी, तो हम सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर पर रिलेशनशिप पढ़ेंगे। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर या E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। चार्जिंग के समय क्या होगा, डिस्चार्जिंग के समय क्या होगा, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेल्स का कॉम्बिनेशन, सेल्स का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मिश्रित भी होता है भाई। ठीक है, इतनी चीजें कल हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, शेष कल के लिए। ओके।